गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपका पेपर नंबर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने जाना था कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। ऐसे ही अपन ने व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन और जातिवर्तीय परिवर्तन को भी समझा, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, इसके टाइप्स के अपन ने बात की, इसके अदर टाइप्स के अपन ने बात की। और प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक अपने लास्ट एंड किया था वो कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने कुछ स्पेशल टाइप की डिस्कवरी की थी। उसी से आगे अपन क्लास कंटिन्यू रखते हुए एम्ब्रियोलॉजी के लाभ की बात करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं अपन। तो क्या लाभ हो सकते हैं, देखो, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियोलॉजी की अगर अपन स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो अपन को रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को समझने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। और यही इसका ही रिजल्ट है ये कि आज अपन बहुत हद तक जान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में किस प्रकार एम्ब्रियोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। एम्ब्रियोलॉजी में ही अपन स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एक एम्ब्रियो का विकास हुआ है, कैसे एक एम्ब्रियो में विभेदन हुआ है, कौन कौन सी अवस्थाएं आई है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए फर्स्ट लाभ तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन में। सेकंड, जन्मजात रोगों से निदान। जो जन्मजात रोग अपन कई बार देखते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, डायबिटीज है, तो ऐसे रोगों को इस एम्ब्रियोलॉजी के माध्यम से अगर स्टडी करें अपन तो अपन को पता चल जाता है कि कौन से जीन में कहाँ पे कमी हुई है, क्यों हुई है, विकृत एम्ब्रियो क्यों विकसित हुआ है। तो इसके माध्यम से अपन आनुवांशिक जो बीमारियां या जो जन्मजात बीमारियां होती है उनसे अपन निजात पा सकते हैं। सेकंड थर्ड में बात करूं, एजिंग एंड एम्ब्रियोलॉजी। यहां पे एजिंग का मतलब है मेरा जीर्णता से, जीर्णता का मतलब है मेरा यहां से कि जैसे ही अपन जन्म लिए, धीरे धीरे बड़े बड़े हुए, अभी है एडल्ट फेज में, वयस्क अवस्था में, लेकिन अब ये नहीं है कि अपन पूरी बहुत सालों तक ही ऐसे बने रहेंगे। अपन धीरे धीरे अब बूढ़े होते जाएंगे, यानी धीरे धीरे अपनी जो सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देगा और एक दिन ऐसा आएगा जब अपन मर भी जाएंगे। तो इस इसे क्या बोलते हैं, जीर्णता या एजिंग। एज धीरे धीरे बढ़ रही है तो अपन मरने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जीर्णता आ रही है, अपने अंदर कमजोरी आ रही है। तो इस एजिंग को या जीर्णता को समझने में भी ये एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही लाभदायक है। आगे मैं बात करूं, कैंसर एंड एम्ब्रियोलॉजी। कैंसर के बारे में सभी जानते हैं कि कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है। तो कैंसर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका इलाज कैसे मिल पाए, तो उसका अध्ययन भी या इसके अध्ययन में भी ये एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही लाभदायक है। ऐसे ही मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं अपन जैव प्रौद्योगिकी, यही बोलते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी और एम्ब्रियोलॉजी को अगर आपस में मिक्स करके स्टडी करें, या फिर जो जैव प्रौद्योगिकी है जिसमें अपन स्पेशल टाइप के डीएनए बनाते हैं, किसी जीव की संरचना में हेर फेर करते हैं, उसमें नए जीन ट्रांसफर करते हैं,
तो उस काम में भी या बायोटेक्नोलॉजी में जो काम किए जाते हैं उसमें भी एम्ब्रियोलॉजी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तो ये अपन ने इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ देखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई अब तक अपन ने एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देखा, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझा, उनकी कौन कौन सी विचारधाराएं पहले उत्पन्न हुई थी उनको अच्छे से समझा, इसके प्रकार क्या हैं, दूसरे प्रकार कौन से हैं, इसके लाभ क्या है, ये अपन ने डिटेल में जान लिया है। अब अपना जो मेन पर्पज है इस यूनिट में फर्स्ट में वो है गैमेटोजेनेसिस, जिसे बोलते हैं युग्मक जनन। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें अपना गैमेटोजेनेसिस। इसे बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन आज थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बादल हो रखे हैं, प्रॉपर लाइट नहीं है। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। तो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते किसे हैं, होता क्या है इसमें, कौन सी कोशिकाएं इसमें भाग लेती है, उन कोशिकाओं का नाम क्या है या किस नाम से उनको जाना जाता है, ये सब अपन इसमें बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, जनन कोशिकाएं जनन कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स, नाम सुना होगा आपने। तो ये जो जनन कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स, इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण जब होता है तो इनके निर्माण की क्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहा जाता है। यानी ये जो जर्म सेल्स है किनका निर्माण करेगी, युग्मकों का। युग्मकों को अपन क्या बोलते हैं, गैमीट्स। तो इन गैमीट्स के, इन जर्म सेल्स के द्वारा युग्मकों के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब ध्यान देना कितने टाइप के युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो मेल की बात करें, नर की बात करें तो उसमें सक्रिय, गतिशील गैमीट्स का निर्माण होता है जिन्हें बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म, ये बोलते हैं। तो मेल में तो कौन से गैमेट्स बन रहे हैं, कौन से युग्मक बन रहे हैं, शुक्राणु या स्पर्म। जबकि फीमेल में साइज में बड़े एवं अगतिशील बोल सकते हैं या गतिशील भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पर्म जितनी गति में ओवम में नहीं होती, अंडे में नहीं होती, एवं कम गतिशील गैमीट्स बनते हैं जिन्हें बोलते हैं ओवम, अंडाणु। क्लियर है। तो इन जनन कोशिकाओं या जर्म सेल्स के द्वारा मेल या नर में तो सक्रिय और गतिशील युग्मकों का निर्माण होता है जिन्हें बोलते हैं शुक्राणु या स्पर्म, और फीमेल में या मादा में बड़े साइज में स्पर्म से बड़े अगतिशील या कम गतिशील युग्मकों का निर्माण होता है जिन्हें बोलते हैं ओवम या अंडाणु। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना, जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं या इन गैमीट्स के माध्यम से ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। अब अपन मानते हैं कि माता और पिता यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेंगे
तो जायगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और बच्चे का जन्म होगा। तो उस बच्चे में माता और पिता दोनों के लक्षण हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि ये जो गैमेट्स है मेल और फीमेल, यह आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं ये। इसीलिए आनुवांशिक इन गैमेट्स को या इन युग्मकों को आनुवांशिक सूचनाओं का वहन या ट्रांसफर करने के कारण जर्म प्लाज्म की सततता, जर्म प्लाज्म की सततता कहा जाता है। यानी जो मेन कैरेक्टर है, आनुवांशिक जो लक्षण है, जो माता और पिता के जो लक्षण है, वो उसकी संतान में भी आते हैं। किनके कारण? गैमेट्स के कारण। तो इसे अपन जर्म प्लाज्मिक सततता कहते हैं। जर्म प्लाज्मिक कॉन्सेप्ट किसने दी थी? अगस्त वेजमैन ने। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वे एनिमल्स या वे सभी एनिमल्स या ह्यूमंस जो सेक्सुअल रूप से मैच्योर होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन कर सके, जो प्रजनन कर सके, उनमें पाई जाने वाली वे कोशिकाएं या सेल्स जो आगे चलकर युग्मकों या गैमीट्स का निर्माण करती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहलाती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहलाती है। हिंदी में कहूं तो मैं वही बात है, जनन कोशिका। यहां तो मैंने इनका शॉर्ट रूप लिखा था जर्म सेल्स, ये आ गया ना जर्म सेल्स। इनका फुल नेम है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं। तो वे एनिमल्स या ह्यूमंस जो सेक्सुअल रूप से मैच्योर है, जो प्रजनन कर सकते हैं, उनकी वे कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण कर सकती है या भाग लेती है इन क्रियाओं में, क्या कहलाती है? जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहलाती है। तो इन सेल्स का ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसी पर, इस सेल्स पर ही डिपेंड है मेल और फीमेल के गैमीट्स के निर्माण, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन इन्हीं कोशिकाओं पर निर्भर करता है, जिन्हें बोलते हैं अपन शुक्राणु जनन को तो स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु जनन को oogenesis। तो अब अपन को पता चल चुका है। अच्छा, ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, इनका विकास एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। तो कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जनन कोशिकाएं होती है, इनका विकास कौन से जनन स्तर से होता है? ऑप्शन में आ जाएगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आप लिखना मीजोडर्म से होता है। क्लियर है? तो ये अपन ने गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ये क्या होता है, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है और उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। अब अपन फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, वो है शुक्राणु जनन। गैमेटोजेनेसिस में फर्स्ट ले रहे हैं अपन शुक्राणु जनन, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इनमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको शुक्राणु जनन पूछ ले 6 नंबर का, या फिर oogenesis पूछ ले 6 नंबर का, या फिर फर्टिलाइजेशन पूछ ले, तो कोई सा भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपन शुक्राणु जनन या जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये अपने पॉइंट समझ में आ गया तो अगला यूजेनेसिस अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनमें अंतर जो है वो 1-2 पॉइंट्स का ही है, बाकी सेम क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट ले रहे हैं अपन शुक्राणु जनन, से बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहेंगे किसे? जर्म सेल्स द्वारा मेल प्राणियों में गेमिट निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। जैसा कि अपन ने युग्मक जनन में जाना था अभी कि मेल और फीमेल प्राणी होते, दोनों में युग्मक बनते जर्म सेल्स के द्वारा। तो यहां पे शुक्राणु किसमें बनेंगे? ओनली मेल में, नर में। तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि मेल प्राणी में जनन कोशिकाओं या प्रीमोडियल जर्म सेल्स के द्वारा या जर्म सेल्स के द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया ही शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर है? अब जो मेल है इसके मोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? वृषण। वृषण जिसे बोलते हैं टेस्टिस, ये बोलते हैं टेस्टिस। तो एक मेल की बात चल रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात चल रही है, तो स्पर्म या शुक्राणु कहां बनेंगे? उसके वृषण कोश में या टेस्टिस में। तो अपन को इस टेस्टिस की संरचना भी मालूम होनी चाहिए। शुक्राणु वहीं पे बन रहे हैं तो सारा अध्ययन भी अपन वहीं करना है। ये अपना टॉपिक ये है शुक्राणु जनन। तो मेल में शुक्राणु जनन कहाँ होना है? वृषण में या टेस्टिस में। तो ये जो टेस्टिस है यह मोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का, ठीक है। इसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट या परिवर्धन के दौरान प्रीमोडियल जर्म सेल्स संगठित हो जाती है। इसमें क्या है? प्रेजेंट है प्रीमोडियल जर्म सेल्स, यानी जो युग्मकों का निर्माण करेगी। अब यहां पे युग्मक कौन सा टाइप का बनेगा? शुक्राणु। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स इन टेस्टिस में आकर संगठित हो जाती है या उपस्थित हो जाती है। इन टेस्टिस में या इन टेस्टिस की जो संरचना होती है वह है अनेकों कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। यानी जो वृषण या टेस्टिस है यह अनेकों कुंडलित, जिन्हें बोल देंगे कोइल्ड ट्यूब लाइक सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। और इन सेल्स को कहा जाता है, इन संरचनाओं को कहा जाता है रेता नलिकाएं। बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नाम सुना होगा आपने। ये रेता नलिकाएं जिन्हें बोलते रहे हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यह टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिन्हें अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कि टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? यह एक टेस्टिस कौन सी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है? तो कौन सी है? रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, माइंड में बिठा लेना इसको, ठीक है। आगे सुनना, इन रेता नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में सोमेटिक सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। ये जो रेता नलिकाएं हैं इनके बीच बीच में कायिक कोशिकाओं, जिन्हें बोलते हैं अपन सोमेटिक सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। ये सोमेटिक सेल्स विकसित हो रहे या नए बन रहे शुक्राणु को या स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये क्या काम करेगी?
स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। और इनको जाना जाता है किस नाम से? आपने अगर नाम सुना हो ऐसी सेल्स का नाम, अच्छा लीडिंग सेल्स कौन सी सेल्स होंगी? अच्छा इन्हें बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स, नाम सुना होगा सर्टोली। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, यह इन रेता नलिकाओं के बीच बीच में उपस्थित रहकर विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ऐसे ही इन रेता नलिकाओं के बीच बीच में सोमेटिक टिश्यूज के, जिन्हें बोलते हैं संयोजी ऊतकों के गुच्छे पाए जाते हैं या समूह पाए जाते हैं, जिनमें अंतराली कोशिकाएं, ये जो रेता नलिकाएं हैं इनमें एक प्रकार की कोशिकाएं और होती है जिन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। बोले तो लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स आपने सुना होगा, लीडिंग की कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाओं के नाम से जानी जाती है, लीडिंग सेल्स के नाम से जानी जाती है, जो रेता नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के संयोजी ऊतकों में या कनेक्टिव टिश्यूज में उपस्थित रहती है। इनका काम यह है कि यह मेल हार्मोन्स को रिलीज करती है। क्या काम है इनका? मेल हार्मोन्स को रिलीज करने का या स्त्रावित करने का काम करती है। तो अपन ने देखो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक स्टार्ट किया था, तो इसमें अपन ने देखा कि इसमें मोस्टली जर्म, प्रीमोडियल जर्म सेल से जो युग्मक बन रहा है उसके निर्माण की क्रिया को अपन शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन ने ये भी जाना कि ये कहाँ पे बन रहे हैं? टेस्टिस में। तो इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस हो गई। तो इस टेस्टिस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें यह अनेकों कुंडलित और नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो एक प्रकार की कोशिका ये होती है, और विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण प्रदान करने वाली सेल्स सर्टोली कोशिकाएं कहला रही है। और इनके ही बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज में कुछ कोशिकाएं उपस्थित है, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स बोल रहे हैं, जो मेल हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करती है। तो रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सोमेटिक सेल्स या सर्टोली सेल्स, और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स, इन तीनों चारों सेल्स का नाम आप अच्छे से ध्यान रखना। यहां से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है अपने लिए। तो अब तक अपन ने ये जान लिया है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है, और उसमें भी फर्स्ट अपन ने एग्जांपल ले लिया है शुक्राणु जनन, और उसको अच्छे से कुछ हद तक समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की आगे की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है, कौन से प्रकार का विभाजन होता है, और एक परिपक्व स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, वो स्पर्म का निर्माण हो कहाँ रहा है? वृषण में, टेस्टिस में। तो इसको अपन अच्छे से डायग्राम बनाकर, चार्ट बनाकर अच्छे से समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, और ये टॉपिक अपने समझ में आ गया तो इससे अगले वाला जो टॉपिक आएगा oogenesis या अंडाणु जनन, वो भी अच्छे से अपने समझ में आ जाएगा। तो अगर इनमें कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।